Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So friends, till now we were studying about the personal management, in which we have completed about the manpower planning, and also we learned about the job analysis. So friends, after doing the manpower planning, it is necessary to do the recruitment and selection of the people to carry out the jobs successfully, right? So today we will learn the four process in which the human resource are hired, that is recruitment, selection and placement and induction. ठीक है, तो इसमें क्या है कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने मैन पावर प्लानिंग कर ली। अब हमने जो अपना एस्टिमेशन निकाला नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वी विल रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, तो उनको हम लोग कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आएंगे, उनको कैसे हायर करेंगे। तो बेसिकली इसमें आपके 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है एंड इंडक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इन चारों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट देखेंगे और सिलेक्शन देखेंगे, इनके कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? Recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. तो हम लोग रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं? बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? वो एम्प्लॉयज़ जिनकी कैपेबिलिटी, जिनकी स्किल्स हमारे जॉब स्पेसिफिकेशन से मीट कर रही हो। मतलब कि हम लोगों को जो एम्प्लॉयज़ चाहिए, जो भी हम लोग को उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, हम लोगों को जो भी उनके बायो फिजिक्स, जैसे कि हम लोगों को देखना है कि उनकी जो हाइट, जो बाकी सारी चीज़ें, अगर हम लोग ने कुछ ऐसी भी चीज़ें मांगी हैं तो ये सारी चीज़ें वो लोग सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, ये सारे जो क्राइटेरियाज हमने अपने जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन किए थे, तो ये सारे क्राइटेरियाज वो लोग जो है सेटिस्फाई कर रहे हो, और उनको हम लोग क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। हाउ वी विल स्टिमुलेट देम? ये कैसे होगा? वी विल प्रोवाइड देम द अट्रैक्टिव पैकेजेस। ठीक है, हम लोग उनको जो कॉम्पनसेशन देने वाले हैं जॉब में, तो वो जो है हम लोग उसको अट्रैक्टिव बना करके, बेनिफिट्स को अट्रैक्टिव बना करके वी विल स्टिमुलेट देम एंड इनकरेज देम, उनको मोटिवेट करेंगे सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो जॉब्स निकाली है उसमें वो क्या कर सकते हैं? फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू क्लास, those who will be offered employment and those who will not. तो बेसिकली हम लोग के पास तो अब इतने सारे एप्लीकेशंस आ गई, we motivated the people, we motivated the candidates to apply for the jobs, लेकिन हम लोग के पास तो वैकेंसीज लिमिटेड है ना, तो हमें उसमें बेस्ट जो कैंडिडेट्स है उनको सेलेक्ट करना है। तो व्हाट विल वी डू? वी विल सेलेक्ट देम, उनको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 क्लासेस में, दोज हु विल बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु विल नॉट। ठीक है, तो उसमें हम लोग जिनको जो हमारे पूरे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग जॉब की देने वाले हैं, हम लोग को लगता है कि वो लोग जो है एबल हैं, वो लोग वो जॉब की प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं, तो वी कैन वी कैन टेक देम ऑन प्रायोरिटी। और बाकी लोगों को हम लोग को क्या करना होगा? उनको हम लोगों को बेसिकली मना करना होगा। ठीक है ना, तो यही रीज़न है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच एंड एस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एप्लीकेंट्स। तो रिक्रूटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव अप्रोच हो रहा है, बिकॉज इसमें हम लोग किसी को डायरेक्टली मना नहीं कर रहे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग कैंडिडेट्स को खुद बता रहे हैं कि हमें ये क्राइटेरिया वाले बंदे चाहिए, एंड वो लोग अपने आप भी को खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, उनको खुद ही पता चल जाता है कि वो लोग इस जॉब के लिए जो है सुटेबल हैं कि नहीं। ठीक है, अगर उनकी क्वालिफिकेशन नहीं मीट कर रही है तो दे विल नॉट अप्लाई, सिंपल। एंड बाकी क्राइटेरियाज को अगर वो लोग नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो वो लोग नहीं अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई निगेटिविटी नहीं दिखाई। तो ये जो है रिक्रूटमेंट हो गया पॉजिटिव अप्रोच, और एक अच्छा जो है कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है एम्प्लॉयर्स के बीच में और उनके बीच में जो कि अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन इज़ अ निगेटिव अप्रोच। निगेटिव अप्रोच क्यों है? बिकॉज हम लोग ऑल्दो वी आर encouraging the so many of the candidates to apply for the job, yet we are selecting only the few.
राइट। हम लोग कुछ ही लोगों को जो है ना सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग सबको तो सेलेक्ट नहीं कर सकते। और हम लोग सेलेक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और ज़्यादा सुटेबल है उस एम्प्लॉय उस जॉब के लिए, तो उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव अप्रोच है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली किसी को मना नहीं कर रहे। वो लोग खुद ही अपने आप को उसमें से वो लोग खुद ही अप्लाई करते हैं, उनको खुद ही पता चल जाता है कि वो सुटेबल है कि नहीं है। लेकिन सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वी गिव द चांसेस टू द मोर कॉम्पिटेंट पीपल। तो बाकी जो है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाते हैं, तो सिलेक्शन जो हो गया वो निगेटिव अप्रोच हो जाता है। फिर अभी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का जो है ये प्रोसेस कैसे होता है, ये काम कैसे होता है। सपोज करिए इफ़ यू आर HR कंसल्टेंसी, आपका क्या काम है, यू आर द थर्ड पार्टी जो जॉब के लिए लोगों को कैंडिडेट्स को भेजते हैं अपने क्लाइंट्स के पास, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपने उनके साथ टाई अप कर रखा है, और आप क्या करते हो, जॉब एप्लीकेंट्स को लेकर के आते हो और वो आप उनको प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हो वहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या स्टेप रहेगा, आप क्या करोगे, टेकिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। आपके जो भी क्लाइंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे जुड़े, आप उनसे रिक्वायरमेंट लोगे कि आपको कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, कितने मैन पावर की ज़रूरत है। और फिर क्या करोगे, फिर CV को सर्च करोगे अपने डेटाबेस में से और दूसरे सोर्सेस में से। तो दूसरे सोर्सेस में जैसे आपने न्यूज़पेपर में वगैरह में सब में सारी चीज़ों में निकाल दिया, और आपके पास जो ऑलरेडी डेटाबेस अवेलेबल है, और बाकी जो जॉब पोर्टल्स पे आप ने वहाँ से निकाल लिए CV। ठीक है, और आप उन CV को निकाल के क्या करोगे, उनको स्क्रीनिंग करोगे और शॉर्टलिस्ट करोगे। स्क्रीनिंग क्या, कि आप देखोगे कि जो आपके क्लाइंट को जैसा कैंडिडेट चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद बेसिकली क्या करोगे, आप उसको स्क्रीनिंग करोगे सारे CV की, उसमें से शॉर्टलिस्ट करोगे जो बेस्ट सुटेबल आपको उसमें से CVs मिलेंगी। फिर आप क्या करोगे, जो भी CV आपने सेलेक्ट की आप उसको अपने क्लाइंट को भेज दोगे। फिर क्या आपको क्या करना है, स्केड्यूलिंग कैंडिडेट्स इंटरव्यू विद द क्लाइंट। अब आपका क्या काम है, जो इंटरव्यू है ना कैंडिडेट्स का, वो आप क्लाइंट के साथ अरेंज कराओगे और फीडबैक लोगे क्लाइंट से फीडबैक लेना है आपको, बिकॉज आपको वो क्लोज करना है। तो आप क्लाइंट से फीडबैक लोगे उस कैंडिडेट के बारे में, नेगोशिएशन करोगे सैलरी को लेकर के, जो भी चीज़ें आपको करनी है नेगोशिएशन, बेनिफिट्स को लेकर के वो नेगोशिएशंस करोगे। फिर फॉलोअप करोगे कैंडिडेट को कि उसको कब ज्वाइन करना है, उनको ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। फिर क्या करोगे, पोजीशन को क्लोज कर दोगे। ठीक है, आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, आपने सिलेक्शन कर लिया, वो पोजीशन को क्लोज कर दोगे। अब ये तो बात थी कि इफ़ यू आर द HR कंसल्टेंसी, मगर अगर आप ये सोचो आप खुद एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों को सेलेक्ट करना है, तो उस केस में आप कहाँ से शुरू करोगे, आप यही चीज़ करोगे, पहले आपने रिक्वायरमेंट निकाली और फिर आप क्या करोगे, आप अपने ही डेटाबेस में, यानी कि जो आपके यहाँ पहले कभी लोग आए हों जिन्होंने अप्लाई किया हो, आपने नहीं चूज़ किया उनको, और जॉब पोर्टल्स में अगर आप रजिस्टर कर रखे हो वहाँ पे न्यूज़पेपर के थ्रू और बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के थ्रू जितने भी सोर्सेस आपके पास डेटाबेस आ चुके हैं, CVs आ चुकी हैं, आप उनको सर्च करोगे, उसमें शॉर्टलिस्ट करोगे स्क्रीनिंग करके। फिर क्या करोगे, उनका इंटरव्यू शेड्यूल कराओगे। ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल कराने के बाद आप क्या करोगे कि उनको मतलब आप उनके साथ नेगोशिएशन करोगे, जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आप नेगोशिएशन करोगे। फिर उनको फॉलो अप करोगे कि उनको बाकी ज्वाइनिंग वगैरह का सारी चीज़ें देखोगे आप, फिर जो पोजीशन को क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। अगर आपने भी तो बहुत जगह इंटरव्यूज़ वगैरह दिए ही होंगे, तो बेसिकली आपको भी अच्छे से पता होगा कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये सारे स्टेप्स को आपको दिमाग में रखना है, बिकॉज एग्जाम्स में आपको ये पूछा जा सकता है कि ये सारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के पास मैन पावर सप्लाई आती कहाँ से। तो इसके दो सोर्सेस होते हैं। तो अभी इंटरनल सोर्सेस के दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस। अगर इंटरनल सोर्सेस में हम लोग देखें तो हमारे पास जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है, जो पहले से एम्प्लॉयज़ है, हम लोग उनको ही कंसिडर कर सकते हैं। उनको प्रमोशन दे करके या उनका ट्रांसफ़र करके जो है हम लोग मैन पावर अवेलेबल करवा सकते हैं, या एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन ले सकते हैं। और अगर उनके रेफरेंस में कोई ऐसा है जो बेसिकली काम कर सकता है, तो हम लोग उनको भी कंसिडर
कंसिडर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि हम लोग अपने ही एम्प्लॉयज़ को अगर हायर कर रहे हैं तो वी आर मोटिवेटिंग देम, वी आर प्रोवाइडिंग देम द बेनिफिट्स, राइट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंकरेज उनको कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो एक कहीं ना कहीं रिलायबल होते हैं, बिकॉज जो लोग आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो रिलायबल होंगे, उनके जानने वाले आपके लिए थोड़े ज़्यादा रिलायबल होंगे, तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो अब हाँ बेसिकली कॉस्ट भी आपका काफ़ी सेव हो जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं, बिकॉज आपके पास कहीं ना कहीं बहुत नैरो जो है ना, वो नैरो पूल आपको मिलता है, आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलते, ठीक है। आपको उसी में से सेलेक्ट करना है, तो आप लिमिटेड हो जाते हो, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज के साथ ये थोड़ी लिमिटेशंस भी होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज में आपको क्या होता है, आपको पूल मिलता है टैलेंट का, बिकॉज आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को आप बुला सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो अभी मैंने आपको बताया कि HR कंसल्टेंसीज वगैरह होती हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हो, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जाके वहाँ से बच्चों को हायर कर सकते हो, लोगों को हायर कर सकते हो, डेपुटेशन कर सकते हो, यानी किसी और जो ऑलरेडी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता है उसको आप जो है अथॉरिटी दे करके उनको बेसिकली दूसरी जगह दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हो। फिर वॉक इन बुला सकते हो, ठीक है, जो आपके यहाँ खुद आके इंटरव्यू देते हैं। ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेस हो गए। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको बहुत सारे और टैलेंटेड लोग मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके जो अपने खुद के एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा डिस्करेज भी कर सकता है, और ये कॉस्टिंग भी थोड़ी इसमें ज़्यादा आएगी, टाइम भी थोड़ा लगेगा, तो ये थोड़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं एक्सटर्नल सोर्सेस के साथ। लेकिन इसका बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे टैलेंट्स इसमें से निकाल सकते हो, और कई बार आप इनको कम रेट पे निकाल सकते हो, कम जो है पे आप इनको हायर कर सकते हो, और इंटरनल सोर्सेज में आप अपने ही एम्प्लॉयज़ को लेने के कारण आपको कहीं ना कहीं उनको जो है पे स्ट्रक्चर जो है बढ़ा के देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सोर्सेज के लिए, सोर्सेज जो मैन पावर के सोर्सेज हैं उनके बारे में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, अब आपको सिलेक्शन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स आते हैं। सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट में हमारे पास जॉब एप्लीकेंट्स आ गए, लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। हम लोगों के पास जो लोग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे थे, जो मीट कर रहे थे, जिनके पास वो वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, स्किल्स एबिलिटीज़ थी, वो लोगों ने हमारे यहाँ अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन भेज दिए। अब हम लोग उसकी स्क्रूटनी करेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे, और मान लीजिए अगर उसमें हम लोग को लगता है कि किसी में कोई डिफ़ॉल्ट है या प्रॉब्लम है, तो उनको हम लोग साइड कर देते हैं, और जो बेस्ट हम लोग के पास रहते हैं उनको हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग उनको निकालते हैं, और उनको बेसिकली उनको बुलाते हैं अपने पास, और बुलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, जिसमें अचीवमेंट टेस्ट होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट आता है, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, और इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं। तो ये जो आपके टेस्ट होते हैं, आप जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं, आप इतने सारे आप लोग एग्ज़ाम्स देते हो, जैसे अब लोग UGC की बात करते हैं, ये भी आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। इसी तरह से आपका जो है आपके बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये सारी जो है ना, ये टेस्ट आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये आपको बेसिकली इवैल्यूएट करते हैं कि आपका जो इंटेलिजेंसी लेवल क्या है, आपको केस स्टडीज़ दी जाती हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, सो दैट कि आपको ये देखा जा सके कि आप किस लेवल तक आप जो है ना प्रेशर को और सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, बिकॉज आपकी इंटेलिजेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को समझने के लिए। अभी इसमें पर्सनालिटी टेस्ट भी एक होता है। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या करते हैं, ये बेसिकली किसी के भी जो मतलब पर्सनालिटी को जानने के लिए बेसिकली होता है, किसी की पर्सनालिटी, उसकी कॉम्पिटेंस, उसके वो एक्स्ट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, लीडरशिप एबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। इसमें हम लोग थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट हैं, उसके बाद थीमेटिक इवैल्यूएशन मैनेजमेंट पोटेंशियल, इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कंडक्ट कराती हैं। फिर अचीवमेंट टेस्ट की अगर बात करते हैं, तो ये बेसिकली किसी भी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मतलब उनका जो क्वालिफ़िकेशन लेवल है, वो अपनी जितना उन्होंने क्वालिफ़िकेशन का अपना क्लेम किया है, उसमें वो लोग कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, ये चीज़ देखने के लिए होता है। जैसे हम लोगों का जो UGC नेट एग्ज़ाम है ना, ये भी एक तरह का अचीवमेंट टेस्ट है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट का दोनों का मिक्सचर, बिकॉज पेपर 1 एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका जो पेपर 2 होता है बेसिकली दैट इज़ द अचीवमेंट टेस्ट, राइट। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो आपका बेसिकली ये आपके लॉजिक्स वगैरह हो, यही सारी चीज़ें
चीज़ों को चेक करने के लिए होता है। इंटरेस्ट टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि आपको जो पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट है जिस एरिया में, तो उस चीज़ को जो चेक करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि उसको कंप्यूटर की जानकारी है, सारी चीज़ों की जानकारी है, तो वो पर्टिकुलर वो स्किल चेक करने के लिए किया जाता है। फिर हम लोग ने टेस्ट कर लिए, टेस्ट के बेसिस पे हम लोग ने रिजल्ट निकाल लिए जो उसको क्वालिफाई कर लेते हैं बेसिकली, तो उनके लिए हम लोग इंटरव्यू जो है शेड्यूल कराते हैं। तो इंटरव्यू के लिए हम लोग को क्या करना है, इसमें आपके 4 तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन करवा सकती है। जिसमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आता है, तो ये बेसिकली सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स देखने के लिए होता है, यानी ऊपरी तौर पे बेसिकली इंटरव्यू होता है, थोड़ी बहुत जानकारी लेने के लिए जो कैंडिडेट्स के लिए होता है। स्ट्रेस इंटरव्यू में बेसिकली हम लोग इस पर कोई केस स्टडी देखिए या कोई प्रॉब्लम देखिए, जो है जो हमारे कैंडिडेट है उनको क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस डालते हैं और ये चेक करते हैं बेसिकली कि वो स्ट्रेस को, प्रेशर को हैंडल कर सकता है कि नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं पैटर्न इंटरव्यू की। तो पैटर्न इंटरव्यू में क्या होता है बेसिकली कि इसमें हम लोग एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन अपना देना हो, या आपके मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई कुछ क्वेश्चन हम लोग ने तैयार कर लिए। हम लोग सेम बेसिस ही लेते हैं सबके लिए, सारे कैंडिडेट का सेम बेसिस पे इंटरव्यू होता है, सेम क्वेश्चन होता है, इसमें चेंज नहीं होते क्वेश्चन। और डेप्थ इंटरव्यू में हम लोग जहाँ पे कैंडिडेट्स के बारे में ज़्यादा जानना होता है उनके बारे में, और ये बेसिकली ओपन क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। इसमें ओपन क्वेश्चंस यानी जिसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, यस और नो ज़्यादा नहीं रहेगा, इसमें बेसिकली उनको इलेबोरेट करना पड़ेगा अपने आंसर को, ठीक है ना। जैसे आपको पूछ लिया गया कि आपने अपने एजुकेशन कहाँ से किया, आपने कहा कि MBA की, तो MBA कौन से स्ट्रीम से, मार्केटिंग मैनेजर, आपने MBA क्यों किया, क्या सोच के किया। तो फिर ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बेसिकली दैट इज़ अ डेप्थ इंटरव्यू, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए ये चीज़ होती है। तो इंटरव्यू के बाद ही बेसिकली जो आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट नहीं होता। इंटरव्यू के बाद जब लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, तो उनके बाद उनके मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, रेफरेंस चेक होता है, जो हम लोग अपने एग्ज़ाम के टाइम पे रेफरेंस दिए होते हैं ना, तो वो रेफरेंस भी चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्लोज होता है। और जब सिलेक्शन प्रोसेस क्लोज हो जाता है तो प्लेसमेंट और इंडक्शन की बात आती है। तो प्लेसमेंट क्या होता है कि प्लेसमेंट रिफर्स टू द एलोकेशन ऑफ पीपल टू द जॉब। अब हम लोगों ने लोगों को सेलेक्ट कर लिया, अब हम उनको जॉब्स पे एलोकेट करेंगे। तो एलोकेट क्यों करते हैं, बिकॉज अभी हम लोगों को क्या है, हम लोग ने कुछ स्किल्स पे तो देख लिया, पर हमारे पास जॉब्स कई ज़्यादा हैं, तो हम लोगों को जो भी जॉब्स के लिए सुटेबल कैंडिडेट है उनको वहाँ पे वो जॉब बेसिकली दे देंगे, उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये क्या इंक्लूड करता है, इनिशियल असाइनमेंट्स रहते हैं नए एम्प्लॉयज़ के लिए, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन होता है प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो और इट इज़ एक्चुअल पोस्टिंग ऑन एम्प्लॉय टू अ स्पेसिफिक जॉब। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट एम्प्लॉय की, तो जो प्रमोट होके या ट्रांसफ़र होके या डिमोट होके आए होते हैं, ठीक, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब पे, या जो हमारे नए लोग आए रहते हैं उनके लिए जो हम लोग स्टार्टिंग की, बिकॉज उनको तो कोई जानकारी ऐसी है नहीं, तो उनके लिए जो हम लोग इनिशियल असाइनमेंट रखते हैं तो वो सारे असाइनमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली प्लेसमेंट यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कई बार होता है कि हम लोग किसी को डायरेक्टली प्लेसमेंट नहीं देते, उनको प्रोबेशन पीरियड पे रख देते हैं। आपने ये देखा होगा ना कि IBPS PO का एग्ज़ाम होता है, बैंक PO लिखा होता है, तो PO क्या होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, जहाँ पे पहले आपका जॉब डिसाइडेड नहीं होता, आपको सारी चीज़ें करवा के दी जाती हैं, ठीक है। बेसिकली उस समय प्लेसमेंट नहीं हुआ रहता है, और जो उसमें आप बेस्ट रहते हो बाद में उसमें आपको प्लेसमेंट दे करके क्या करते हैं, आपको वहाँ पे मतलब बेसिकली आपको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। जो बेस्ट आप काम करते हो उसमें आपको प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है इंडक्शन। इंडक्शन इज अ टेक्निक इन विच अ न्यू एम्प्लॉयज इंट्रोड्यूस द पर्पस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन, नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग प्लेसमेंट तो हम लोग दे दिए, अब हम लोग को क्या काम है, हम लोग नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमारा क्या काम है, हमारी पॉलिसीज़ क्या है, प्रैक्टिसेस क्या हैं, हम लोगों के काम का नेचर क्या है, वर्किंग कंडीशन वहाँ पे कैसे है, फिर नॉर्म्स और एथिक्स जो भी सारी चीज़ें होती है ना उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। बिकॉज एम्प्लॉई नया है तो उसको थोड़ा सा जानकारी पहले सब हम लोग दे देंगे तो वो भी कॉन्फिडेंट फील करेगा। बिकॉज हम लोग भी कहीं नई नई जगह जाते तो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम होती है ना एडजस्ट करने में, तो ये चीज़ उसकी बेसिकली हेल्प करेगी। हम लोग फिर इंडक्शन प्रोग्राम जो होते हैं वो एम्प्लॉय को कंफर्टेबल करते हैं, बिकॉज उसको थोड़ी सी जानकारी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लोगों से मिल लेता है वो, तो उसकी एंग्जाइटी भी कम हो जाती है और उसको नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और
उसको अपने जॉब के जो स्ट्रक्चर के बारे में, उसके नेचर के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो आप देखोगे कि प्लेसमेंट और इंडक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेसमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग ने सही जॉब सही लोगों को नहीं दी तो प्लेसमेंट गलत हो गया तो टैलेंट होने के बावजूद भी हम लोग उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन प्रोबेशन में रखती है एम्प्लॉयज़ को और बाद में प्लेसमेंट देती है उनका काम को देख करके। और फिर इंडक्शन करना ज़रूरी होता है बिकॉज वो एम्प्लॉय को कंफर्टेबल फील कराता है, उसको जानकारी देता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के काम, वहाँ के काम करने का तरीका, वर्किंग कंडीशन, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ों से काफ़ी वो थोड़ा ना इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है एम्प्लॉयज़ को। तो उसको इससे काफ़ी हेल्प मिलती है वहाँ आगे कंटिन्यू करने में। तो प्लेसमेंट प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, ये सुपरवाइज़र आपका होगा और एचआर रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की इश्यूज़ और एम्प्लॉय बेनिफिट्स, आपको जो सारी चीज़ें मिल रही हैं इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएगा। फिर उसमें स्पेसिफिक जॉब लोकेशंस और ड्यूटीज़ आपकी क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। और इससे और साथ ही साथ आपको दी जाती है स्पेशल एंग्जाइटी रिडक्शन सेमिनार। तो आपको सेमिनार्स वगैरह भी कई बार प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बेसिकली प्लेसमेंट और इंडक्शन का ये पूरा पार्ट ही हो गया कि आपको सारे बेनिफिट्स और इश्यूज से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आपको जॉब लोकेशन और ड्यूटीज सारी बताई जाती हैं। और उसके बाद आपके लिए सेमिनार्स और कुछ प्रोग्राम्स भी रखते हैं जिनको आपने जानते होंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, फिर आपको प्लेसमेंट भी दी जाती है। तो प्लेसमेंट आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और कि आपको अगर कई बार होता है कि एम्प्लॉयज़ को जहाँ प्लेसमेंट दी गई और वो सही नहीं हुई तो अगर तो उसको फिर हम लोग चेंज करते हैं, उसको फिर दूसरी जॉब प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर दूसरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो उसको बेसिकली कहा जाता है सेकेंड प्लेसमेंट। तो आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, ध्यान से रखनी है ये सारी बातें, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी इंडक्शन प्रोग्राम, ये आपके प्लेसमेंट प्रोग्राम का था। इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है स्टेप्स हम लोग बेसिकली देखते हैं। तो इस इंडक्शन प्रोग्राम में आपको जनरल ओरिएंटेशन मिलता है स्टाफ से, यानी सबसे पहले जो वहाँ के स्टाफ रहेंगे वो आपको जनरल चीज़ें बताते हैं। अभी आप लोग में जितने लोगों ने जॉब की होगी तो उन्होंने देखा होगा कि हम लोग कहीं पे जाते हैं तो कोई ना कोई हम लोग के आसपास थोड़ा फ्रेंड बन जाता है और हम लोग को बताता है कि हाँ यहाँ ऑफिस में ये होता है वो होता है। तो ये सारे स्टाफ जो है उनसे एक जनरल ओरिएंटेशन होता है। फिर एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है जो हमारा जो जस्ट सुपरवाइज़र होता है वो हमें देता है। फिर फॉलो अप ओरिएंटेशन होता है जो पर्सनल डिपार्टमेंट का बंदा लेता है, यानी कि एचआर जो मैनेजर आपका रहेगा वो लेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की आपके इंडक्शन मतलब ओरिएंटेशन होते हैं। बेसिकली इंडक्शन का पार्ट हुआ है क्योंकि ये आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो पहला इंट्रोड्यूस आपको स्टाफ कराएगा ऑर्गेनाइजेशन से, फिर आपके जो सुपरवाइज़र होंगे वो कराएंगे, और फिर एचआर मैनेजर और जो आपके पर्सनल डिपार्टमेंट का जो भी थोड़ा चीफ रहेगा वो आपको करवाएगा। और इसमें आपको क्या क्या बताया जाता है इंडक्शन प्रोग्राम में, सजेशन स्कीम्स होते हैं, हिस्ट्री होती है कंपनी के कामों की, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स होता है कंपनी का, प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द कंपनी बताई जाती है कि कौन कौन सा है, लोकेशन और बाकी फैसिलिटीज़ क्या है, सेफ्टी मेजर्स और ग्रीवांसेस अगर ऐसा होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, बेनिफिट्स बताए जाते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं ट्रेनिंग के, प्रमोशन के। तो ये सारी चीज़ें आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताई जाती हैं बेसिकली, जिनमें हम लोग जिसको कहते हैं इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमने अब 4 बातें चीज़ें सीखी रिक्रूटमेंट में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली रिक्रूटमेंट में क्लाइंट्स को हम लोग कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, अप्लाई करवाते हैं जॉब के लिए। जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छा बेनिफिट्स वगैरह ये सारी चीज़ों से अट्रैक्ट करते हैं। फिर उनमें बेस्ट एम्प्लॉय को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि हमें लगता है वो काम कर पाएगा। फिर उसके बाद उनको क्या करते हैं, उनको हम लोग प्लेसमेंट देते हैं और इंडक्शन करते हैं। उनको प्लेसमेंट देंगे, जो भी एम्प्लॉय जॉब को बेस्ट तरीके से फिट करता है, फुलफिल करता है, उसको हम लोग प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, वहाँ की स्कीम्स, पॉलिसीज़, वहाँ का जो काम करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें। तो इंट्रोड्यूस कौन कराता है, एचआर मैनेजर कराता है, स्टाफ कराता है, सुपरवाइज़र कराता है। सिलेक्शन के लिए हम लोग के 2 तरीके बेसिकली आपका स्क्रूटनी होती है जॉब
एप्लीकेशन की, सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम लोग ने आज पढ़ी है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड और प्लेसमेंट और इंडक्शन से रिलेटेड। तो ये सारी आपके जो क्वेश्चंस है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज भी आप एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें भी आपके 4 ऑप्शन देख के पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें इंटरनल सोर्सेज नहीं है या कौन से इंटरनल सोर्सेज हैं, कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर ये इंटरव्यू में भी आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि कौन सा ये इंटरव्यू है। तो इस तरह किसमें कौन से इंटरव्यू में ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंड क्वेश्चन मतलब जिसमें से आपको कोई लिमिटेशन नहीं होती, जैसे डेप्थ इंटरव्यू, और क्लोज एंड क्वेश्चन होते हैं जिसमें पैटर्न इंटरव्यू होता है। तो आपको एक ही तरह के क्वेश्चंस जो है आंसर्स मतलब जो आपके एक ही तरह के आंसर एक्सपेक्ट किए जाते हैं, यस और नो में भी आंसर होने के चांसेस होते हैं, तो वो क्लोज एंड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ओवरऑल आपका था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोगों को कैसा लगा सेशन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताना। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।